Hello everyone, welcoming you all to my YT channel SST by Suruchi. Today I am again picking up the same chapter of economics development. This is class 3 for the same chapter. If you have not checked the previous two videos, go check and study the earlier two parts of the chapter. So let's continue with the bullet points of today's class. These are public facilities, body mass index, human development report, human development index, life expectancy, per capita income, sustainable development. आइए देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज. आई होप सबको पता हो पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है. द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल एट द लोवेस्ट कॉस्ट और एट द फ्री कॉस्ट. ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम पब्लिक फैसिलिटीज. How is that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? ये कितना अजीब था कि महाराष्ट्र इनकम के नाम पे तो टॉप पे था बट बाकी सारी चीजों पे केरला से डिफीट हो गया. The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. बहुत अच्छी बात लिखी हो यहाँ पे. क्या आपकी मनी आपको हर वो चीजें या सुविधाएं सेवाएं नहीं दे सकती जो आपको चाहिए. अब आपको के पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, नहीं, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप मनी से सब कुछ खरीद पाएंगे. सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. ठीक है, महाराष्ट्र के पास अगर इतना ही पैसा था तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा कैसे है? बचा लिया होता ना उन बच्चों को. कैसे आपके स्टूडेंट्स स्कूल बंक कर रहे हैं, आप उनको लेकर आए होते, है ना. लिटरेसी रेट आपका कम क्यों है केरला से? मनी तो आपके पास ज्यादा है. इसीलिए ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है जिसपे आप किसी स्टेट या नेशन को अब जज कर सकते हैं. ये गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है, आपको दूसरी चीजें भी चेक करनी पड़ेंगी अगर आपको ट्रूली डेवलप्ड एरिया जानना है तो. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली your money cannot buy you a pollution free environment or assure that you get unadulterated medicines. ठीक है, पैसा आपको अश्योर नहीं कर सकता कि आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहोगे, बिना मिलावट की दवाएं आपको मिलेंगी, या अनलेस यू, जब तक आप अपनी कम्युनिटी ही ना चेंज कर दो तब तक आपको इससे छुटकारा नहीं मिलेगा. मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. अभी कोरोना डिजीज स्प्रेड हुई थी, क्या रिच लोगों को बीमारी नहीं हुई? क्या रिच लोगों के पास पैसा नहीं था अपने आप को बचाने के लिए? नहीं. क्या रिच लोग खुद इनवाइट करने गए थे उस डिजीज को अपने तक? बिल्कुल नहीं. क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एज अ कम्युनिटी, एज अ होल कम्युनिटी ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. वहां पे मनी कोई रोल प्ले नहीं करती है. ठीक है, actually for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. सबसे अच्छा तरीका है बहुत सी चीजों को सही तरीके से अवेल कराने का कलेक्टिवली. वो तरीका क्या है? हम एक साथ रह करके सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचें. जस्ट थिंक, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? बिल्कुल सही बात है, हर घर के लिए सिक्योरिटी मैन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. तो क्यों ना वो पूरी कम्युनिटी जो वहां पे रह रही है वो सब एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहें, एक दूसरे के लिए अवेयर रहें और एक ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम बनाएं जिससे कि सबको सेफ्टी फील हो. व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग? वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्योंकि स्कूल सिर्फ आपके लिए तो ओपन किया नहीं जाएगा बिल्डिंग कि एक बच्चा इस गांव में पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए पूरा स्कूल बनाओ, उसके लिए 6 7 8 टीचर्स अरेंज करो, उसके लिए बेंचेस लाओ, उसके लिए ब्लैक बोर्ड लाओ. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वो फैसिलिटीज हैं जो कलेक्टिवली ही बहुत सारे लोगों को दी जा सकती हैं. आपके लिए इसका सिंगल अरेंजमेंट
नहीं हो सकता. Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि बिल्कुल एक बच्चे के लिए कोई स्कूल चल रहा हो. अगर ऐसा होता तो कितने रिच लोग हैं हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, उनके बच्चे तो बिल्कुल सेपरेट स्कूल में पढ़ रहे होते ना, अकेले अकेले. बट ऐसे अकेले रह करके आप लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. ये जितने भी स्कूल्स की फैसिलिटी है आपके लिए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जैसे ही कई और बच्चे हैं जो उन स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं. आपके पेरेंट्स की तरह ही कई और पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं. उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कूल्स ओपन किए हैं. ठीक है. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided adequate facility. हाँ, ये लाइन लिखी हुई है, बट अब के सिनेरियो में ये लाइन थोड़ी सी रॉन्ग है, क्योंकि जैसे लाइन लिखी है कि गर्ल चिल्ड्रन जो भी हैं चाइल्ड, वो सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्कूल अवेलेबल नहीं है. बट अब गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उनके बेसिस पर गर्ल्स के लिए हो चाहे बॉयज हो, सबके लिए हायर स्कूल्स अवेलेबल है ताकि वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकें. Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. केरला के बारे में बात हो रही है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लो था क्योंकि इनके पास बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी है. सिमिलरली इन सम स्टेट्स द PDS फंक्शंस वेल. फूड की बात करी जाए तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है. हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर. जिन स्टेट्स में PDS सिस्टम अच्छे से काम करता है उन स्टेट्स में लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस बेटर होता है. दूसरों के कंपैरिजन में तो वह बेटर ही होता है. ठीक है. चलिए, ये एक टेबल है, एक्टिविटी की टेबल है, जिसमें आप ये भी डिफरेंस फील कर सकते हो कि मेल और फीमेल लिटरेसी में भी डिफरेंस होता है. स्टेट टू स्टेट लिटरेसी में डिफरेंस तो है ही है, मेल और फीमेल लिटरेसी में भी हर जगह आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. ठीक है. अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं. एक एक्टिविटी दी है, पूरी एक्टिविटी तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इस पे जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता रही हूँ. ये है BMI, बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है. अब बॉडी मास इंडेक्स पे बस 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज BMI, हाउ वी टेक BMI, कैसे लेते हैं. तो आंसर इसका दे रखा है पूरा. टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन kg, then take the height in meters, divide the weight by the square of the height. ठीक है. ये ही प्रोसेस है BMI निकालने का, यही प्रोसेस. ठीक है. If this figure is less than 18.5, then the person would be considered undernourished. ठीक है. However, if the BMI is more than 25, then the person is overweight. यानी कि 18.5 से कम नहीं होना चाहिए और 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 20 से ज्यादा अगर निकलता है आपका BMI तो आप ओवरवेट है. 18.5 से कम निकलता है या इसके बराबर ही होता है तो आप अंडर नरिश्ड है. ठीक है. तो ये जो ब्लू हाईलाइट किया है मैंने, ये आपका BMI का BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालने का तरीका है. और क्या चेक करता है बॉडी मास इंडेक्स? न्यूट्रिशन लेवल को. न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट ने ये डेवलप किया है ताकि इंसान के न्यूट्रिशनल लेवल को चेक किया जा सके. ठीक है. अब आप इधर देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, देखो ये सब मैंने ना इसलिए हाईलाइट कर दिया क्योंकि बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं, तब बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है नहीं मिल रहा है. तो इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि ये सब क्वेश्चंस में पूछा जाता है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compare countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये किस बारे में रिपोर्ट प्रिंट करती है? ये कंट्रीज को आपस में कंपेयर करती है
किस बेसिस पे कंपेयर करती है? एजुकेशनल लेवल, देश के लोगों का एजुकेशनल लेवल कितना है, उनकी हेल्थ स्टेटस कैसी है और उनका पर कैपिटा इनकम कैसा है, ये पूरा चेक करके वो अपनी रिपोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आपके इंटरनल में आ सकते हैं, जिसमें आपको दे रखा है कि 1.6 है, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2013। देखो फिर मैं बोलूं, ईयर वेरी कर सकता है। ठीक है, डेटा भी हल्का सा, ये जो न्यूमेरिकल डेटा है थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट टॉपिक क्या है इसका? ये कंट्रीज हैं श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। अब इन कंट्रीज को किन टॉपिक्स पे आपस में कंपेयर किया गया है? एक है GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम, यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी देश की इनकम कितनी है। फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ कितनी है लोगों की। लिटरेसी रेट, 15 साल की पॉपुलेशन तक लिटरेसी रेट कितना है। HDI, अब इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक क्या है। ठीक है, HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहले इन टॉपिक्स को नीचे आराम से पढ़ लेते हैं। देखो नोट्स लिखा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इज अबव टेबल आर आउट ऑफ 177 कंट्रीज इन ऑल। ठीक है, देश की, सॉरी पूरे वर्ल्ड की 177 कंट्रीज को आपस में चेक करते हैं, रैंक देते हैं कि किसकी रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पर किस कंट्री की क्या रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी अपने देश के लोगों का आपने कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है। ठीक है, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप लाइफ कितनी एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया में एक एक्सपेक्टेड लाइफ दे रखी है 66 ईयर। सपोज करो 100 साल की एज मैं अप्रोक्स मान के चलूं, ठीक है, इंसान की 100 साल की एज मान के चलूं अगर, तो इंडिया में लोग कितने समय तक जी पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं? तो 66 ईयर्स 0.4 मंथ जी पाते हैं। श्रीलंका में लोग, आम आदमी 74 ईयर्स जी पा रहा है, म्यांमार में 65 ईयर्स जी पा रहा है, पाकिस्तान में 66, नेपाल में 68, बांग्लादेश में 70। सोचने की बात है कि हम इंडिया को बहुत डेवलप्ड मान रहे हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम क्यों है? क्या लोग खुश नहीं हैं? देखो लाइफ का सीधा सीधा कनेक्शन होता है हैप्पीनेस से। ठीक है, हैप्पीएस्ट कंट्री तो नहीं है इंडिया, बहुत डेवलप कर रही है, पर हैप्पीएस्ट कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जिस समय उसका जन्म हुआ है तब से लेकर के वो कितना कितना एवरेज लेंथ होगा उसकी लाइफ का, एक्सपेक्टेड क्या होगा। ये 60 साल जी सकता है, 70 साल जी सकता है, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड है पर कैपिटा इनकम, मैंने आपको बताया था पर कैपिटा इनकम यानी कि देश के रहने वाले हर व्यक्ति की इनकम कितनी है, इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country। देखो ये डेफिनेशन नहीं है पर कैपिटा इनकम की, ठीक है, बट यहाँ पे बताया गया है कि पर कैपिटा इनकम को जब हम कंट्रीज को लेकर के जज करते हैं तो हम डॉलर में करते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे डेटा लिख रखा है पूरा, श्रीलंका का कितना है पर कैपिटा इनकम, हमसे ज्यादा है। श्रीलंका की रैंक कितनी है? 73। हमारी रैंक क्या है? 135। बाकी तो बाकी डाउन वालों की ज्यादा दे रखी है रैंक। ठीक है, जितनी ज्यादा रैंक होगी आपकी उतना ही आपका परफॉर्मेंस पुअर है। श्रीलंका हमसे कहीं बेहतर कंडीशन में है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? अभी तो हम लोगों ने एक सिविक्स के चैप्टर में श्रीलंका की कुछ बुराई पड़ी थी कि गवर्नमेंट ऐसी है, लोगों का ध्यान नहीं रखती है, तब भी अब अपनी कंट्री की बहुत बड़ाई करने के बाद जब आप इकोनॉमिक्स में ये डेटा देखते हैं तो हो सकता है दिमाग चकरा जाए।
कि ये क्या सिस्टम है और कैसे हमारी रैंक कम है श्रीलंका से। ठीक है। टेबल 1.6 also shows that though Nepal has less than half the per capita income of India, yet it is not far behind India in life expectancy and literacy level. इतना छोटा देश होने के बाद भी इंडिया को compete कर रहा है लगभग लाइफ एक्सपेक्टेंसी में और लिटरेसी लेवल पे। ठीक है। नेपाल, many improvements have been suggested in calculating HDI, and many new components have been added to the Human Development Report. But by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being that is most important. ठीक है। इनकम इंपॉर्टेंट है, कंट्री का फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं कंट्री में, उनकी हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, और उनकी वेलबींग कैसी है। ठीक है। वो खुश है या नहीं, ये सारी चीजें भी काउंट की जानी चाहिए एचडीआई में। डू यू थिंक देर आर क्राइटेरिया अदर there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? हाँ, कुछ और चीजें हम जोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से हैप्पीनेस जोड़ देनी चाहिए कि कौन सी कंट्री ज्यादा हैप्पी रहती है, कौन सी कंट्री के लोग ज्यादा हैप्पी हैं। लास्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यानी कि जो भी डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है, किसी भी देश में हो रहा है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है अभी डेवलपमेंट किया 10 साल बाद इसको फिर रिन्यू करने की जरूरत पड़ रही है, फिर 5 साल बाद रिन्यू कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के टॉपिक को ये कनेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है ये टॉपिक ज्योग्राफी का, जो हम लोगों ने अभी चैप्टर पढ़ा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड टॉपिक है। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, we would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for future generation. हर कंट्री यही कोशिश करती है कि हम अपने डेवलपमेंट को अप करते रहें, और अगर अप ना कर पाए किसी वजह से तो कम से कम जितना डेवलपमेंट हुआ है उसको हम मेंटेन करके रखें। ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। जिस तरीके से कंट्री में, देश में या दुनिया में डेवलपमेंट चल रहा है, उस पर साइंटिस्ट का अपना एक विचार है, जिसमें उनका कहना है कि जिस तरीके से चल रहा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो नहीं है। ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया है ग्राउंड वाटर इन इंडिया का। ठीक है। किस तरह से ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है, किस तरह से वाटर क्राइसिस, खास करके स्वीट वाटर क्राइसिस इंडिया में क्रिएट हो रही है। अंडरग्राउंड वाटर जो कि ड्रेन होता जा रहा है। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, आप इसे पढ़ सकते हो। ये लास्ट टॉपिक है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These resources are replenished by nature, as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overrushing this resource. ठीक है। सिंपल सी बात बोली गई है, जितना ये जो ग्राउंड वाटर है ये अपने आप अपने सिचुएशन को मेंटेन कर लेता है, कम नहीं होने देता, मगर उसको उतना टाइम देना चाहिए ताकि वो रिप्लेनिश कर सके खुद को। अगर हम जितना वाटर है उससे ज्यादा यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसको रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है। जिससे क्या होगा, वो ग्राउंड वाटर एग्जॉस्ट होता जा जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। ये भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि समय के साथ ये खत्म हो सकते हैं, जो रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. तो नॉन रिन्यूएबल के साथ ये तो चैलेंज है ही है कि हम उसको रिप्लेनिश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका फिक्स्ड स्टॉक है अर्थ पर।
We do discover new resources that we did not know of earlier. हाँ, टाइम के साथ हम उन रिसोर्सेज को भी डिस्कवर कर लेंगे जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं, तो नया रिसोर्स मिल जाएगा कोई ना कोई. न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक. ये स्टॉक वही होता है ना जिसको मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया कि जिसको अभी है मेरे पास एग्जॉस्ट करने की, यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, बट फ्यूचर में होगी तब हम उसे यूज करेंगे. However, over time, even this will get exhausted. बुरी बात यह है कि जैसे ही हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी उसको एक्सट्रैक्ट करने की, हम उसे भी एग्जॉस्ट करना शुरू कर देंगे. एक नेचुरल एग्जाम्पल 2 दिया है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. इसे आप रीड कर सकते हैं, हालांकि इस पर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आप इसे रीड करो. Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. ये एग्जाम में आने वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है. ठीक है, जो भी दुष्परिणाम होते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, वो किसी देश या किसी स्टेट की बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करते. यानी कि ऐसा नहीं है कि यूपी ने पॉल्यूशन ज्यादा किया है तो एमपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या हिमाचल में फ्लड आया है तो उसका आसपास के इलाके पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, जो भी एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा वो सबको इफेक्ट डालेगा, यही इसका सीधा मीनिंग है. दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक. आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर. Sustainability of development is comparatively a new era of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. ठीक है, सारी चीजों को मिला जुला कर हेल्दी रखना, बिल्कुल सही तरीके से यूज करना, इस पर सब मिलजुल कर काम करते हैं. साइंटिस्ट हो, इकोनॉमिस्ट हो, फिलोसोफर्स हो, सोशल साइंटिस्ट हो, ताकि इस पूरे वर्ल्ड को, ग्लोब को, एनवायरनमेंट को अपग्रेड किया जा सके और डिग्रेडेशन को रोका जा सके. इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज पेरिनियल. ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं, डेवलपमेंट हो और जो प्रोग्रेस हो. At all times, as a member of society and as an individual, we need to ask where we want to go. अगर हम इतना डिस्ट्रक्शन सोसाइटी में कर रहे हैं या एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, तो एक बार खुद से सवाल पूछना चाहिए, ये हम कर क्या रहे हैं और ऐसा करके हम कहाँ पहुंचेंगे, क्या रिजल्ट आने वाला है इसका. वॉट वी विश टू बिकम, क्या करना चाहते हैं, क्या बन जाएंगे हम. एंड वॉट आर गोल्स आर, क्या एम है जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं. अगर हम इन सवालों को अच्छे से सोच समझ करके कोई कदम उठाएं, अच्छा डिसीजन हो तब भी सोचें, कोई रैंडमली लिया हुआ डिसीजन हो तब भी सोचें, तो आई गेस सही तरीके से क्रॉस चेक कर लिया जाए तो गलत डिसीजन लेने से हम बच सकते हैं. ठीक है, सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट डेवलपमेंट कंटिन्यूज. ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस पर डिबेट हमेशा ही कंटिन्यू रहती है. So students, here our chapter 1 of economics is completed. If you have still missed the previous 2 videos, I would request you to please go and check and study the chapter thoroughly. How are my efforts and what else you need me to do or explain for your better understanding, please let me know in the comment section. Till then, study hard, take care, goodbye. We'll meet in next video with some other class and chapter. Thank you.